दोस्तों, कल से ट्विटर पे मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो तमाम बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी, ऐसे तमाम जितने, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सब ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा लिया है। तो सवाल ये है कि एकदम से पूरी भाजपा को ये कैसे एहसास हो गया कि ये मोदी का परिवार है और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, भाजपा समर्थकों ने भी लाखों लाख की संख्या में मोदी का परिवार अपने नाम के आगे जोड़ा है और ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो कल पटना में राष्ट्रीय जनता दल की महारैली थी और जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सफल रैली थी, बड़ी मात्रा में लोग वहाँ एकत्रित हुए और उसमें बोलते हुए लालू यादव ने कहा कि साहब, मोदी परिवारवाद पे प्रहार कर रहे हैं और मैं मोदी से पूछता हूं कि उनके अपने संतान क्यों नहीं हैं और उनके खुद के औलाद नहीं है, इसलिए वो मेरे परिवार पे प्रहार कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार भाजपा और भाजपा के समर्थक अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं। तो लालू यादव इसी रॉ में जब बताते हैं कि साहब मोदी को उनके परिवार से दिक्कत है क्योंकि उनके अपने पास परिवार नहीं है, तो वो अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो रैली में भी आई थी और उनके बारे में बताते हैं कि किस तरह रोहिणी आचार्य ने उनको अपनी किडनी दी वगैरह। और माना जा रहा है कि लालू यादव ने अपनी इमीडिएट फैमिली से, अपने परिवार से राजनीति में छठा सदस्य उतार दिया। छठा मैं इसलिए कह रहा हूँ, लालू राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी मुख्यमंत्री रहीं, उनका बड़ा लड़का, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सदस्य रही, लोकसभा हार जाती है तो वो राज्यसभा चली जाती है, और बड़ा बेटा तेज प्रताप, जो कि आपको कभी कृष्ण, कभी राम, कभी अलग अलग, कभी शिव, कभी अलग अलग रूपों में नज़र आते रहते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उनका छोटा बेटा तेजस्वी यादव, जिस पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि साहब वो 9वीं पास नहीं कर पाए, वो दो बार डिप्टी सीएम रहे। तो अब उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की भी राजनीति में एंट्री तय मानी जा रही है और सूत्रों का कहना है कि शायद उनको राज्यसभा के ज़रिए संसद में भेजा जा सकता है। और राबड़ी देवी पहले से एमएलसी हैं। तो रोहिणी आचार्य अभी इसलिए चर्चा में रहीं क्योंकि उन्होंने लालू यादव अपने पिता को अपनी किडनी दी। रोहिणी आचार्य उस समय भी चर्चा में आई थी जब लालू यादव, मतलब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का मिलीजुली सरकार चल रही थी। उस समय रोहिणी ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे जिससे माना गया था कि उन्होंने नीतीश कुमार पे तंज किए हैं और उसके तुरंत बाद ये गठबंधन टूट गया था। रोहिणी आचार्य इसके पहले भी एक बार चर्चा में आई हैं और ये वो दौर था 2002 का, तब राबड़ी यादव बिहार के मुख्यमंत्री थी और तब रोहिणी की शादी हुई थी। उस शादी में बारातियों को देने के लिए पटना में जितने शोरूम थे गाड़ियों के, राष्ट्रीय जनता दल ने उनके कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के साधु यादव और सुभाष यादव जो इनके साले हैं दोनों, इनके नेतृत्व में पटना के गाड़ियों के सारे शोरूम तोड़ दिए थे रात को और जितनी नई गाड़ियाँ थी खींच के निकालनी थी बारातियों के लिए। तो उस वक्त ये बहुत बड़ा मसला बना था कि आप साहब बारात के लिए आप लोगों के शोरूम ही तोड़ देंगे, गाड़ियाँ ही निकाल देंगे। लेकिन कुछ ऐसा खौफ था, कुछ ऐसा जंगल राज था कि किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने देखा है कि एक ज़माना था जब इनके दोनों साले, यानी राबड़ी के दोनों भाई साधु यादव और सुभाष यादव, इनका साथ बड़ा एक खौफ हुआ करता था और ये दोनों राजनीति में थे, एमएलए बने। और इन जो ये एक दौर कहा जाता है, आपने सुना होगा अक्सर, 1990 से लेकर 2005 तक का दौर, इसको जंगल राज कहते हैं। तो सवाल ये किस तरह भी जंगल राज जो आप सुनते हैं, ये एक लफ्ज़ अक्सर, ये कोई विपक्ष का दिया हुआ नहीं है। ये पटना हाई कोर्ट ने इस शब्द को दिया था। मेरे पास ये डेट है, एक मामले की सुनवाई करते हुए 5 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में सरकार का नहीं जंगल राज है। तो तब से ये मीडिया ने भी पिकअप कर लिया, विपक्ष ने भी पिकअप कर लिया और लालू यादव के इस 15 साल का जो इनका टेन्योर है, जिसमें कभी वो मुख्यमंत्री रहे, कभी उनकी पत्नी राबड़ी मुख्यमंत्री रही, उनके बेटे मंत्री रहे, दोनों बेटे उनके साले विधायक रहे, उनकी बेटी राज्यसभा में रही, तो इसको जंगल राज कहा जाता है। तो बात इनके सालों की हो रही थी, साधु यादव और सुभाष यादव। सुभाष यादव तो जैसा हम जानते हैं कि अभी उन्होंने हाल में सरेंडर किया है
उनके ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप है और वो पहले हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन उनको बेल नहीं मिलती है और सरकार उनके दरवाजे बुलडोज़र लेके खड़ी हो जाती, तब वो सरेंडर करते हैं और फिलहाल जेल में हैं। और जहाँ तक साधु यादव का सवाल है, ये तो और ही कलरफुल पर्सनालिटी थे। क्या कहा जाए, मतलब इनको 3 साल की सज़ा भी हो चुकी है और ये अभी बेल पे हैं, ज़मानत पे हैं। इनको 3 साल की सज़ा हुई थी, परिवहन विभाग में घुस गए थे और उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और वहाँ पे इनके साथ गुंडे ही नहीं थे, इनके साथ ब्लैक कैट कमांडोज थे। अब जाहिर सी बात है, ब्लैक कैट कमांडोज साधु को तो नहीं मिले होंगे ना, वो अपनी मुख्यमंत्री बहन से लेके आए थे और उन्होंने वहाँ पे IAS PCS इंजीनियर्स जितने थे सबको बंधक बना के और बंदूक की नोक पे रंगदारी मांगी थी। तो ये वही मामला चल रहा था जिसमें उनको 3 साल की भी सज़ा हुई है 2022 में, 21 साल पुराने मामले में, लेकिन अभी वो ज़मानत पे हैं। साधु यादव का एक और मामला बहुत ज़्यादा उठा था, शिल्पी जैन मामला। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और साधु यादव के सरकारी घर से शिल्पी जैन नाम की एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड गौतम, दोनों का शव बरामद हुआ था। शिल्पी की लाश निर्वस्त्र थी और पोस्टमार्टम में पता चला कि उसका गैंग रेप हुआ है और उसमें उस ज़माने में इतना इसको हल्ला मचा, बाद में ये मामला CBI के पास चला गया और CBI ने इसमें, चूँकि गैंग रेप का मामला था, तो साधु यादव से उनका DNA सैंपल मांगा और साधु यादव ने DNA सैंपल देने से मना कर दिया। इसके पहले कि मामला और ज़्यादा बढ़ता, तब तक केंद्र में सरकार बदल गई। 2004 में अटल बिहारी सरकार हार गई और UPA सरकार आ गई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए और कांग्रेस सरकार जो थी लालू यादव के सपोर्ट पे निर्भर भी थी। तो CBI ने इस मामले को सुसाइड का मामला कह के बंद कर दिया। लेकिन शिल्पी जैन मामला आज तक बहुत, शिल्पी जैन के जो पिता हैं वहाँ पे पटना में बड़े कपड़े के व्यापारी, उन्होंने इस मामले को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब राज्य में लालू सरकार हो, केंद्र में उनके द्वारा सपोर्टेड कांग्रेस सरकार हो, तो वो क्या ही कर सकते थे। तो ये थे सुभाष यादव और साधु यादव। और दिल्ली में JNU के स्टूडेंट्स पे गोली चलाने की भी इनका धमकी देने का मामला उठा था। बहरहाल इन पे तमाम मामले रहे हैं। यहाँ बात हो रही थी कि लालू यादव ने जिस तरह अपने परिवार के, अच्छा, लालू यादव ने सिर्फ रोहिणी को ही नहीं, वहाँ पे बड़ी चर्चा थी कि तेजस्वी की पत्नी, उनकी बहू राजश्री, उसकी भी राजनीति में एंट्री की बात चल रही है। तो लालू यादव को एक बात मालूम है कि वो अपने पूरा ख़ानदान भी अगर पॉलिटिक्स में ले आए, वो अपने पुरखों को भी पॉलिटिक्स में ले आए, तो उनके सपोर्टर्स उनके साथ रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने देखा है उत्तर प्रदेश की किस तरह मुलायम सिंह की परिवार के दर्जनों एक आंकड़े के हिसाब से 40-42 सदस्य पर राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन उनका जो कुनबा रहता है इंटैक्ट रहता है, उनके सपोर्टर्स उनके साथ खड़े रहते हैं। तो इसके चलते लालू यादव बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने पारिवारिक मेंबर्स को पॉलिटिक्स में लाते जा रहे हैं। और बल्कि जो कोई उनको टोक रहा है, अगर परिवारवाद की बात कर रहा है, तो उनको पलट के उसी पे प्रहार कर रहे हैं कि तुम बताओ तुम्हारे औलाद क्यों नहीं है। बहरहाल ये अच्छा, प्रशांत किशोर ने भी प्रशांत किशोर को हम सब जानते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो लालू यादव को जातिवादी नहीं मानते, क्योंकि अगर वो लालू यादव जातिवादी होते तो वो ये कहते बिहार में कोई होनहार यादव लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, पर वो यादवों की बात नहीं करते, वो कहते हैं मेरा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा। तो यानी लालू यादव जातिवाद का सहारा लेके परिवारवाद का पोषण कर रहे हैं। बहरहाल हमने देखा है हर चुनाव के पहले इस तरह के जुमले आने लगते हैं, मौत का सौदागर, खून की दिलाली, नीच, चाय वाला वगैरह वगैरह। अभी एक नया जुमला आ गया जिसमें मोदी से पूछा जा रहा है कि उनके संतान क्यों नहीं है। और जाहिर सी बात है भाजपा ने इसको मुद्दा बना लिया। उनके तमाम मंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारी, उनसे जुड़े हुए पार्टी के लोग और अब उनके समर्थक लाखों लाख की संख्या में अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं और जैसा मैंने बताया टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव, हालांकि लालू यादव जब ये बात कहते हैं रैली में तो उनके समर्थक बहुत खुश होते हैं। लालू का अपना एक अंदाज़ है बात करने का, लालू की अपनी एक शैली है जनता से कनेक्ट करने की, और वो इसी तरह रैली का नाम भी देते हैं। आपको याद होगा पहले वो रैली का उनका नाम हुआ करता था तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली। तो इस तरह करके उनका अपने का अंदाज़ है जनता से और अपने वोटर से कनेक्ट करने का, और वही अंदाज़ वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि लालू को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि लालू स्वास्थ्य आधार पर ज़मानत पे निकले हैं, आधी सज़ा काट के निकले हैं, और उन्होंने कोर्ट को वादा किया था वो राजनीति नहीं करेंगे।
बीच में उनका बैडमिंटन खेलने की फ़ोटो आई तो आपने देखा कोर्ट में सीबीआई ने एप्लीकेशन मूव कर दी थी कि साहब ये तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये स्वस्थ हैं, इनको वापस जेल भेजा जाए। और लालू फिर जब ईडी के दफ्तर जाते हैं तो वो व्हीलचेयर पे आ जाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि मीसा भारती जो उनकी बड़ी लड़की हैं, वो भी इस यंग एज में आपको देखा है कि जब ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए जाती है तो वो भी व्हीलचेयर पे आ जाती है। लेकिन ईडी के दफ्तर के बाहर ये आपको बैडमिंटन खेलते हुए मिलेंगे, बीचेस पे घूमते मिलेंगे और रैली दर रैली करते और राजनीति करते और हुंकार भरते मिलेंगे। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि साहब रैली अच्छी थी, आपके समर्थक आपके साथ हैं, लेकिन जो गठबंधन आपका है कांग्रेस के साथ, ये वही गठबंधन है जो 2019 में था। और आपने देखा होगा कि 40 में से 39 सीट आप हार गए थे। एनडीए ने 39 सीटें, मतलब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर 40 में 39 सीटें निकाल ली थी। सिर्फ एक सीट किशनगंज की कांग्रेस को मिली थी। तो ऐसे में अगर आपके जो समर्थक हैं वो तो आपके समर्थक हैं ही, लेकिन अगर आपको अपने वोटों में कुछ इजाफा करना है, अगर आपको नए लोगों को जोड़ना है, आपको उन लोगों को जोड़ना है जिन्होंने पिछले चुनावों में भाजपा को वोट दिया, तो जाहिर है आपको अपनी शैली बदलनी होगी। और लालू यादव को इस बात को समझना पड़ेगा कि 1990 का दौर नहीं है। लालू यादव इस बात को शायद अब तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं कि तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है, सोशल मीडिया आ गया है और इस तरह के जुमले और इस तरह की वार्ता उनको राजनीति में उस तरह सफल नहीं बना सकती जिस तरह हमने जंगल राज के दौर में देखा।